today's video, we will study about the world system theory, which is a prominent theory in world politics. So let's start about world system theory. First of all, we will know what is the emphasis of world system theory, by whom it is developed, what is the time period during which this world system theory is developed. So world system theory comes under the purview of Marxist school of thoughts. Its features are corollary with the system of Marxist school of thoughts, but they are different with the perspective of, they are slightly different from the perspective of Marxist schools of thoughts in IR. सो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, उसका क्या क्या फीचर्स है, एंड ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो किस वे में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को इंटरप्रेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल इनइक्वालिटी, वो सब हम आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. मैं जैसे बोली कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो होता है वो मार्क्सिस्ट स्कूल से बिलोंग करता है. वो मार्क्सिस्ट स्कूल जो बिलोंग कर रहा है, मार्क्सिस्ट स्कूल में क्या रहता है, मार्क्सिस्ट स्कूल हमेशा एम्फसाइज करता है ऑन इनइक्वालिटी. Inequality in wealth creation. Why there is the inequality between the rich and poor, bourgeois and proletariat class? These are emphasized by the Marxist class. As the world system theory comes under the purview of the Marxist class, this also analyzes the inequality which is perpetuated in the world system, in the world order, in a more elaborative and comprehensive way. So this world system theory, by whom it was propounded? By a sociologist whose name is Immanuel Wallerstein. Okay, this is very important theory. Immanuel Wallerstein. He is a very prominent known sociologist in global politics. So Immanuel Wallerstein had propounded the concept of world system theory when in 1970s. ओके 1970s में ये जो इमानुएल वालरस्टाइन रहते हैं वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? सो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का जिस्ट क्या है? ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हमें क्या बताना चाहता है अबाउट इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड. Why some countries are very rich and why some countries are very poor. This understanding is developed by the world system theory. ये हमें inequality बताता है, कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं इन द हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमें डिपिक्ट करता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. along with it also attributes to the understanding of inequality in wealth, power, income, resources, where there is existing inequality between the nation, developing nation, developed nations, poor nations, periphery nations. So these all are interpreted by the world system theory. तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का मेन मोटो क्या होता है? इनइक्वालिटी क्यों होता है वर्ल्ड सिस्टम में? सम कंट्रीज आर वाई रिच एंड सम कंट्रीज वाई पुअर. दीज आर इंटरप्रेटेड बाय द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. ये ऑल्सो एट्रीब्यूट करता है टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल changes, also understand the global inequality in wealth, income, resources. This is the motto of the world system theory. So world system theory क्या करता है? जो इकोनॉमी रहता है, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड को एक इंटीग्रेटेड यूनिट मानता है. ठीक है, एक इंटीग्रेटेड यूनिट, नॉट ए सेग्रीगेटेड यूनिट और दी सेग्रीगेटेड यूनिट नहीं मानता है, इसको एक इंटीग्रेटेड यूनिट मानता है, ना कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमी है उसका कलेक्शन मानता है. ये नहीं होता है. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या समझता है? जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड यूनिट है, नॉट असेंबलिंग ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमी ऑफ द नेशन स्टेट. इट इज़ द इंटीग्रेटेड यूनिट विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर. उसका एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर रहता है, उसका एक हायरार्की रहता है. कैसा रहता है? पहले आते हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमी में कोर नेशन, देन सेमी पेरीफेरी नेशन, देन आते हैं पेरीफेरी नेशन. ओके, दिस इज नेक्स्ट पार्ट में हमें ये पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करना है. मैं जस्ट अभी जिस्ट बता रही हूँ. ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड यूनिट मानता है, ना कि जो असेंबलिंग है छोटा छोटा इकोनॉमी का, बट इसको एक वो मान रहा है कि इंटीग्रेटेड यूनिट है, जहाँ पे कि एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोर है, सेमी पेरीफेरी है एंड पेरीफेरी है. और ये कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी के जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेस, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, वही परपिचुएट करता है ग्लोबल इनइक्वालिटी अमॉन्ग द नेशन स्टेट्स. ओके,
इज इट क्लियर? टिल नाउ वी आर क्लियर? देन हम देखेंगे जी जो इमानुएल वॉलरस्टाइन हमारा प्रोपाउंड किए हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, हाउ he had propounded the world system theory, from whom he was influenced. So he was influenced first from Lenin. Okay, लेनिन के द्वारा वो फर्स्ट इन्फ्लुएंस है। लेनिन उनके बुक इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में वो क्या बोलते हैं, वो कार्ल मार्क्स का जो भी प्रिंसिपल रहता है अबाउट कैपिटलिज्म उसके साथ एग्री करते हैं, बट बोलते हैं कि ठीक है कार्ल मार्क्स जो बेसिक थीम्स बताए, ग्लोबल इनइक्वालिटी रहता है, एक वर्किंग क्लास रहते हैं, एक रूलिंग क्लास रहते हैं, उनके बीच में जो भी मतलब इनइक्वालिटी रहता है, एक क्लास डोमिनेंट होता है और एक क्लास प्रोलेटेरिएट होके वहाँ पे सब्जुगेट होता है, ये सब एग्जिस्ट करता है, दिस इज़ वेरी ट्रू। बट वो बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने बताया था 1867 में उनके बुक में, वो कैपिटलिज्म जो था अभी के कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गया है। क्यों? क्योंकि अभी का जो कैपिटलिज्म है, द कैपिटलिज्म विच इज़ प्रिवेलेंट इन मॉडर्न पीरियड हैड बीन चेंज्ड and now the capitalism had reached into the highest stage. What is the highest stage? That is the monopoly capitalism. In monopoly capitalism, there is the division of the world into two zones, that is the dominant core and the less developed periphery. Is it clear? सो जो ये कैसे अलग है जो प्रीवियस जो कार्ल मार्क्स बताते हैं वो कैपिटलिज्म में, क्योंकि ये मोनोपोली कैपिटलिज्म है जहाँ पे कोर रहता है एंड पेरिफेरी रहता है। एंड कोर एंड पेरिफेरी जो रहता है उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ जो कार्ल मार्क्स बताते थे जो वर्किंग क्लास एंड रूलिंग क्लास, यहाँ पे एक रिवोल्यूशन होगा, जो बताते थे कि एक रिवोल्यूशन होगा, ये रिवोल्यूशन ओवरथ्रो कर देगा कैपिटलिज्म को एंड एस्टेब्लिश एंड हेल्प टू एस्टेब्लिश द कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड। बट हियर द प्रॉब्लम इज डेट द यहाँ पे भी देखो कोर में भी रहेंगे कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्किंग क्लास एंड पेरिफेरी में भी रहेंगे कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्किंग क्लास, बट हियर देयर इज ए स्पॉन्टेनियस लिंकिंग अमॉन्ग द वर्किंग क्लास टू gather themselves, assemble themselves to perpetuate themselves into a revolution. But here the problem is that the working class are not united. There is no consolidation, no reconciliation among the working class, because the capitalist class in the core could pacify their own working class needs, demands through the future exploitation of the working class of periphery. बिकॉज यहाँ के जो कोर मेंबर हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, उनके जो वर्किंग क्लास के जो भी इंटरेस्ट है, नीड है, डिमांड है, वो सब क्या कर रहे हैं ना, ये पेरिफेरी क्लास के जो पीपल हैं उनके वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करके वो इनके वर्किंग क्लास का, कोर क्लास का डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। डेट मीन्स यहाँ के वर्किंग क्लास और यहाँ के वर्किंग क्लास में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो यहाँ रिवोल्यूशन कैसे आएगा, यही बोलते हैं लेनिन। तो यहाँ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो इमानुएल वॉलरस्टाइन जो प्रोपाउंड किए हैं, ये लेनिन के ये बात से इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड सेकेंड थिंग डेट इज़ डिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि ये कोर एंड पेरिफेरी कंसेप्ट को और डिटेलिंग में बताता है। डिपेंडेंसी स्कूल में एक थिंकर आते हैं राउल प्रेस्बिक, जिनको कि फादर ऑफ डिपेंडेंसी स्कूल बोला जाता है। ठीक है, ये राउल प्रेस्बिक बोलते हैं कि जो पेरिफेरी नेशंस हैं दे आर सफरिंग मोर बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट? सॉरी, डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्हाट इज डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड? That means the core which are enriched in resources, which are democratic government, where there is the stable government is present, where there is much more resources, industrialized techniques, advancement in technology, everything is present. They are creating manufactured goods by extracting the resources, extracting the raw materials from the periphery. These periphery nations are supplying the cheap raw materials to the core. ये periphery nation में कुछ नहीं है, वहाँ पे raw materials enrich है, and ये raw materials को ये cheap प्राइस में लेके ये कोर कंट्री क्या कर रहे हैं, अपना फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ये फिनिश्ड गुड को हाई प्राइस में पेरिफेरी नेशन में सेल कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं ड्यूरिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश पीरियड। जैसे कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, यहाँ पे हमारे इंडिया से कॉलोनियल पावर से कॉलोनीज से सब क्या करते हैं, कॉलोनियल पावर
रॉ मटेरियल्स हो गया, रिसोर्सेज हो गया, यहाँ पे चीप प्राइस में ख़रीद लेते हैं और ये खरीद के यहाँ पे कोर में अपना इंडस्ट्री वगैरह बनाएंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चर गुड प्रिपेयर करके यहाँ पे मार्केट बना के यहाँ के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट रहता है वहाँ को डी इंडस्ट्रियलाइज कर देते हैं और अपना इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट को यहाँ ला के बेचते हैं. डेट मीन्स प्रॉफिट आर गोइंग टू द कोर्स एंड देयर इज नो डेवलपमेंट इन द नेशंस ऑफ द पेरीफेरी. सो यहाँ राहुल प्रेसविक बोल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चर गुड जो कोर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर गुड्स का प्राइस तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बट जो रॉ मटेरियल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय द कोर इज स्टिल इन द सेम प्राइस. देयर इज नो चेंजेस इन द प्राइस. दिस इज अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल्स मिल रहा है तो ये 100 रुपीज़ का ही है, बट यहाँ जो गुड्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो 100 की जगह 200 हो रहा है, 500 हो रहा है. तो यहाँ का लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, कोर का डेवलपमेंट हो रहा है, वरज पेरीफेरी के नेशंस के लोग वही स्टेज पे हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस आ नहीं रहा है. सो कोर एंड पेरीफेरी में गैप बढ़ रहा है. देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन पेरीफेरी नेशंस. ओके, इम्बेलेंस इन द ट्रेड में इम्बेलेंस हो रहा है. अगर हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है तो रॉ मटेरियल्स भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रोड्यूस हो रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये तो पेरीफेरी नेशंस के लोग ही खरीद रहे हैं ना, तो इनके वर्किंग उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं. सो इम्बेलेंस इन द ट्रेड हो रहा है, मोर डिपेंडेंस, और इसके वजह से क्या हो रहा है, इनके पास अगर पैसा कम हो रहा है ये लोग ज़्यादा डिपेंडेंसी और रिलायंस हो रहे हैं टुवर्ड्स द कोर नेशंस. दे आर मोर inclined towards core to satisfy their demands, to satisfy their needs, because they have no money. Their price of the raw materials are not increasing like the core people. So these arguments are given by the Raoul Presswick, and these arguments further carried out by the further dependency theorists like the A.G. Frank, Andre Gunder Frank, H.F. Cardoso, Samir Amin, and these are many more. So Immanuel Wallerstein was influenced by these two schools, that is the Lenin and another is dependency school. In next video we will study about the world system theory which is given by Wallerstein in more details. Okay, thank you so much.